हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और इन्हीं के कंसेप्ट पर आधारित और भी क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को मैंने लगभग 200-250 क्वेश्चन से अलग करके इनको कलेक्ट किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, टेक्नीशियन एग्जाम, तो इस वीडियो को एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाएं ताकि आपके सारे के सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएं और इनमें से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उस क्वेश्चन में आपकी कोई भी गलती ना हो। आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है जर्मेनियम के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जर्मेनियम की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार का सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम होगा, ये हमारे मुख्यतः दो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। अगर इनकी बाह्य कक्षा की बात करें तो इनकी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 32। वहीं अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। तो जर्मेनियम की यहाँ पर 32 है, तो इसको अगर हम जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन 8 सेकेंड कक्षा में आएंगे, फिर उसके बाद आएंगे आपके यहाँ पर 18, तो इस तरीके से ये 28 हो जाते हैं और 28 के बाद आते हैं लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से देखा कि जर्मेनियम में भी कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में आएंगे, 4। इसी प्रकार से अगर हम सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि 2 8 और 8 के बाद बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इस तरीके से देखा आपने कि जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, इसके सभी के सभी आउटर मोस्ट सेल बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई वो कितनी आई, 4 आई। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अगर इसको आप कुछ इस तरीके से बनाना भी चाहें तो बना सकते हैं। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, यानी कि यहाँ पर नाभिक हो गया। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आएंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ सिलिकॉन का बना के आपको बता रहा हूँ, जर्मेनियम का आप स्वयं से बना सकते हैं। तो दूसरी में यहाँ पर कितने आएंगे, 8 आ जाएंगे। 3 4 5 6 7 8। लास्ट जो आउटर मोस्ट सेल होगी उसमें बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 और ये इस तरीके से 4 ही आएंगे। तो यही आपसे पूछा गया है कि इसकी बाह्य कक्षा कौन सी हुई, जो सबसे बाहर है। तो आपने देखा कि बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। इसी प्रकार से अगर आप जर्मेनियम का बनाएंगे तो उसमें भी 4 आएंगे। तो यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार रिपीट होता है कि सिलिकॉन के में कितने होते हैं, जर्मेनियम के में कितने होते हैं। तो ध्यान रखना है कि 4 होते हैं। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी कंडक्टर मटेरियल यानी कि जो चालक पदार्थ होता है, जैसे कि तांबा हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसको ध्यान रखना, उसकी बाहरी कक्षा में हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी अगर धातु है और वो चालक है तो उसकी बाहरी कक्षा में हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्षा की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक पदार्थ है, तो उसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हैं, तो इसको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंसिंट्रिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है। आपसे इंसिंट्रिक की बात की गई है। इंसिंट्रिक सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इंसिंट्रिक सेमीकंडक्टर मटेरियल या फिर इनको प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल भी कहा जाता है। प्योर से मतलब क्या हुआ, प्योर से मतलब हुआ शुद्ध, एकदम प्योर, उसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं है। तो इंसिंट्रिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होगा कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होते हैं, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या समान होती है। 4, जैसे कि आपने देखा आउटर मोस्ट सेल में 4 इसके क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से सहसंयोजक बंध में बंध जाते हैं। उसके बाद अगर हम इसमें थोड़ी सी हीट देते हैं, हीट की वजह से इसमें एनर्जी जाती है, जो कि इसके एनर्जी की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ती है ये एनर्जी, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और एक होल भी वहां पर जनरेट हो जाता है। जहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ उसी स्थान पर इसने होल को जनरेट कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा आया, माइनस चार्ज आया, यानी नेगेटिव चार्ज आया, और होल पर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव आया। तो जितने बॉन्ड टूटेंगे उतने में क्या होगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन बनेंगे और उतने ही उसमें होल बनेंगे। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या एकदम इक्वल है, बराबर है, ना कम है ना ज्यादा है। तो ध्यान रखना, इसमें इंसेंट्रिक की बात की गई है। वहीं अगर एक्सट्रिंसिक की बात करें,
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जिनमें हम इम्प्योरिटी मिला करके यानी कि डोपिंग मेथड के माध्यम से इम्प्योरिटी मिला देते हैं। फिर उसके बाद हमारे दो प्रकार के एक्सेंट्रिक सेमीकंडक्टर मटेरियल हमें प्राप्त होते हैं, एक पी टाइप का और एक एन टाइप का। वो डिपेंड करता है कि हमने उसमें कौन सी इम्प्योरिटी मिलाई है। अगर ट्राईवैलेंट मिलाते हैं तो उसमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिल के बन करके तैयार होता है, और अगर उसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसमें क्या बनती है, तैयार होता है हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है। अगर पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करें तो उसमें जो होते हैं होल्स ज्यादा होते हैं। पी टाइप में, पी में क्या होंगे, होल्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। और अगर हम एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू होल्स। तो ध्यान रखना, कैसा भी क्वेश्चन आए अब आपसे बन जाना चाहिए कि एक्सट्रिंसिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए, इंसेंट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और बन जाना चाहिए। हालांकि थ्योरी में बहुत डीप से मैंने इनको डिस्कस किया है, वहां पर सारी चीजें बताई हुई हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम में, जो जर्मेनियम आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसके बीच जो फॉरवर्डन एनर्जी गैप होता है वो किस रेंज का होता है। देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जर्मेनियम का रखा है, पर इसके लिए इसके साथ साथ आपको वो क्वेश्चन भी तैयार करने हैं जो इसके कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं। अब जर्मेनियम का है तो सिलिकॉन का भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, ये एक प्रकार के जुड़वा भाई हैं सेमीकंडक्टर के। दोनों चीजें आपको याद रखनी होंगी, किसी एक को नहीं छोड़ सकते, दोनों चीजों को याद रखना होगा। चलिए पहले क्वेश्चन के आधार पर हम इसके जर्मेनियम की बात कर लेते हैं। जर्मेनियम का मैंने आपको बताया था, जब आपको थ्योरी करवा रहा था उस टाइम पे बताया था कि 0.78 के समथिंग होता है। देखिए अब ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसको पत्थर की लकीर बना के आपने लकीर के फकीर बन गए और 0.78 ही याद करके रख लिया, नहीं। आपको एग्जाम में देखना है कि इसके आसपास कौन सा आपके पास ऑप्शन है, समझ रहे हैं आप। तो ऑप्शन के बिल्कुल नजदीक जाना है आपको। अगर यहाँ पर 0.78 नहीं है तो उसके नजदीक आपको क्या दिख रहा है, उसके नजदीक आपको ये वाली रेंज दिख रही है कि 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ध्यान रखना कि जर्मेनियम के लिए कितना होता है, इस रेंज का होता है। ये जर्मेनियम की बात हो गई। इसके बाद अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में कितना होता है, सिलिकॉन में होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसी तरीके से एक हमारा गैलियम आर्सेनाइड का भी एक मटेरियल बन के तैयार होता है जिसको हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर कहते हैं, और इसका कितना होता है, तो 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ध्यान रखना, इन सभी चीज़ों को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बार बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो मेरा उद्देश्य है कि आपको वो चीज़ें बताई जाएं जो एग्जाम में डायरेक्ट आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्रिस्टल डायोड है, उसमें रिवर्स करंट फ्लो हो रही है, तो रिवर्स करंट जो है वो किस रेंज की होती है। क्रिस्टल डायोड है, रिवर्स करंट का क्या मतलब हुआ, जैसे आपके पास एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, पीएन इस तरीके से, अगर आपने उसके रिवर्स कनेक्ट कर दिया, रिवर्स कनेक्ट का मतलब पी सिरे पर आपने बैटरी जो है वो माइनस टर्मिनल कनेक्ट कर दिया और एन साइड पर आपने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। ये कैसा कनेक्शन कहा, ये कनेक्शन कहलाया रिवर्स वाइज। और रिवर्स वाइज में क्या होता है कि जो करंट फ्लो होती है पीएन जंक्शन डायोड में, वो बहुत ही माइक्रो एम्पियर की करंट फ्लो होती है। कैसी होती है, माइक्रो एम्पियर की। तो माइक्रो एम्पियर क्या है आपका, ए ऑप्शन है। मिली एम्पियर की करंट कब फ्लो होती है, मिली एम्पियर की करंट फ्लो होती है जब आप उस पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज पहले से ही पता होगा कि रिवर्स वाइज क्या होता है, फॉरवर्ड वाइज क्या होता है। ये मैंने जो आपको डायग्राम बना करके बताया, ये रिवर्स वाइज है। और फॉरवर्ड वाइज क्या होता है कि इसका जस्ट अपोजिट, पी सिरा जो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, एन सिरा जो होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने में कंजूसी मत करना, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ही ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर टॉपिक से ऐसे ही आपके लिए वीडियो बना दूँ, ताकि आपका कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए, एग्जाम में जाने से पहले सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएं और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो आपका बैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है, उसके बीच जो फॉरवर्डन एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है। अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करें तो इसके लिए जो फॉरवर्डन एनर्जी गैप होता है उसकी जो रेंज होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। ये मैंने आपको थ्योरी में बताया है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होती है, कम होती है। यानी कि ये किसी के लिए कोई और मटेरियल, जैसे सिलिकॉन की अभी हमने बात की थी, तो उसके लिए क्या था,
1.21 था। जर्मेनियम की बात की थी तो ये कितना था, 0.78 था। गैलियम आर्सेनाइड की बात की थी तो वो कितना था, 1.41। यानी कि अगर हम इन चीज़ों को कंबाइन करके देखें तो आपने देखा कि ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल का बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो नहीं होता है। तो अब आपको ऑप्शन में इन चीज़ों को देखना है कि हमारा ऑप्शन जो है वो किसके बिल्कुल नियर अबाउट आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो नियर अबाउट आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शुद्ध अर्धचालक यानी कि आपका प्योर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें अगर आप ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं तो वो किस प्रकार का मटेरियल बनके तैयार होता है। देखिए ये चीजें क्या है, अगर हमारे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है और उसमें हमने ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी को मिला दिया है। ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब क्या हुआ, फिर से आपको बता देते हैं। वो मटेरियल जिनकी आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अगर उस मटेरियल को हम मिला देते हैं तो हमारे पास कैसा मटेरियल तैयार होता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल तैयार हो जाता है। यहाँ पर आंसर होगा ए ऑप्शन। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन होता है जिसमें कहा जाता है पेंटावैलेंट। ये ट्राईवैलेंट है और पेंटावैलेंट की बात करें तो पेंटावैलेंट की वजह में क्या होता है कि उसमें आपके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में। 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसमें क्या होता है, वो मटेरियल बनके तैयार होता है आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो यहाँ पर क्या है, पूछा गया है ट्राईवैलेंट। तो इससे दोनों से संबंधित चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अगर कहीं पर नोट करना चाहते हैं, और याद अगर आपको है तो अच्छी बात है। तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल आपका बनके तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एन जंक्शन के डिप्लीजन लेयर की जो चौड़ाई है वो कितनी होती है। पी एन जंक्शन डायोड के बारे में बात की गई है और उसके डिप्लीजन लेयर के बारे में बात की गई है। देखिए डिप्लीजन लेयर क्या होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने कोई मटेरियल बन के तैयार किया, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल है और ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल है, कुछ इस तरीके से। ये पी टाइप का और ये आपका एन टाइप का। आप जानते हैं कि पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होता है उसमें क्या होते हैं, होल्स ज़्यादातर होते हैं। होल्स इस तरीके से मैं प्लस बना देता हूँ, आप समझिए कि ये क्या है, होल्स हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, होल्स हैं। एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स। तो मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जब ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक ऐसा स्थान आता है जहां पर ये दोनों के दोनों मिलते हैं, मिल जाते हैं। और आपको पता है कि जब कोई इस तरीके का चार्ज होता है जो अपोजिट चार्ज है, जब वो मिलता है तो वो उस स्थान पर न्यूट्रल स्टेज बना देता है। तो इनका प्रभाव होता है कुछ दूरी तक, कुछ दूरी तक यानी कि इसकी चौड़ाई हो जाती है कुछ दूरी तक की। क्यों होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिल गए हैं, इस वजह से इतने एरिया को इन्होंने क्या कर दिया है, न्यूट्रल कर दिया है। इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट में देखा जाए तो ये एरिया न्यूट्रल हो गया है। बस आपसे यही क्वेश्चन किया गया है कि जो ये डिप्लीजन लेयर बनी है वो कितना एरिया इसमें न्यूट्रल हो गया है, यानी कि डिप्लीजन लेयर की जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई है। तो पीएन जंक्शन डायोड में अगर डिप्लीजन लेयर की बात करें तो 1 माइक्रोमीटर होती है वो। डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से पंच संयोजी अशुद्धि का सही उदाहरण क्या है। तो पंच संयोजी यानी कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की बात की गई है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की अगर हम बात करें तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के अंतर्गत आता है आपका इंडियम। यहां पर आंसर होगा डी ऑप्शन, इंडियम आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सिलिकॉन की अगर बात करें तो ये स्वयं में एक शुद्ध अर्धचालक होता है। आर्सेनिक और गैलियम की बात करें, हाँ गैलियम की बात करें तो ये आपका ट्राईवैलेंट होता है, आर्सेनिक होता है आपका ट्राईवैलेंट। तो यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा आपका इंडियम। यहाँ पर एक दो और याद रख लें आप, इंडियम के साथ साथ आपका एक एंटीमनी होता है, ठीक है, और फास्फोरस होता है। तीन ज्यादातर बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। पेंटावैलेंट की बात करें, आप लिख लें इन चीजों को, हालांकि मैं थ्योरी में कवर कर चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पेंटावैलेंट में इंडियम हो गया, आर्सेन सॉरी एंटीमनी हो गया, और इसके साथ साथ एक होता है आपका फास्फोरस। इन तीनों को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और ये तीन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु की एक सतह पर आने वाली प्रकाश ऊर्जा धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने के लिए उन्हें सतह छोड़ने में सक्षम बनाती है। इसको किस प्रकार क्लासिफाई किया गया है। देखिए कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की गई है जिसमें आपका एक मटेरियल है इस तरीके से, और उसमें क्या है, प्रकाश पड़ रहा है। जब प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है कि वहां पर हीट होती है जनरेट।
हीट जनरेट होती है तो वो क्या करती है, इस मटेरियल्स के जो भी इसके कोवैलेंट बॉन्ड है, जो भी मटेरियल्स है वो उसके कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ देता है। कोवैलेंट बॉन्ड को टूटने की वजह से वहां पर होल्स जनरेट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें करंट फ्लो होने लगती है। यानी कि वहां से अगर हम उसके टर्मिनल्स पर कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें तो उससे आप करंट प्राप्त कर सकते हैं। ये कौन सा कंसेप्ट है, ये आखिर है क्या, तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इसको कहा जाता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। क्यों? क्योंकि प्रकाश की वजह से ही तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड टूटे और उसी की वजह से इलेक्ट्रिक यहाँ पर जनरेट हुई, तो इसको कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जिसी के आधार पर ही हमारे सोलर सेल बने हुए होते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो फॉरवर्डन एनर्जी गैप है वो कितना होता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हालांकि इसको हम एक बार और डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए इसका आंसर पे सीधा आंसर पर चलते हैं। यहाँ पर आंसर होगा डी ऑप्शन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन को अपने क्रिस्टल में कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ने होते हेतु कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि जो कोवैलेंट बॉन्ड बने हुए होते हैं उसको अगर तोड़ना चाहता है तो उसके लिए कितनी ऊर्जा उसमें देनी होती है। सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था इसके लिए 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो जरूरी नहीं है कि ऑप्शन यही रहे, आपको बस ये देखना है इसके नियर अबाउट ऑप्शन कौन सा है। तो इसके नियर अबाउट ऑप्शन ये है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमेशा ऐसा ही रहता है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना, इससे ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस नियर ऑप्शन को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आंसर होगा सी ऑप्शन। वहीं ये सिलिकॉन की बात की गई है, ऑलरेडी मैं जर्मेनियम की आपको बता ही चुका हूँ, याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है, 0.7 होता है जर्मेनियम का। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपका गैलियम आर्सेनाइड की बात की जाए तो वो होता है आपका कितना, वो होता है 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है इन चीज़ों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प के दौरान पी टर्मिनल बैटरी के धनात्मक सिरे से और एन टर्मिनल बैटरी के ऋणात्मक सिरे से संयोजित किया जाता है। निम्न में से किस विकल्प के दौरान पी टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव, पी को क्या कह रहा है, पॉजिटिव, हम जैसा कह रहा है वैसा अभी बना लेते हैं फिर इसके आंसर पर पहुंचते हैं। तो इसने कहा है कि पी पी पहले पी एन हम एक डायोड बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने पी को कहा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमने यहाँ पर बना लिया। फिर इसने कहा कि एन को नेगेटिव से जोड़ना है, तो एन यहाँ पर हमने नेगेटिव से जोड़ दिया। अब आपने देखा कि ये क्या है, जब भी पी हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है और एन हमारा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है तो ये कैसी वाइसिंग कही जाती है, ये कही जाती है फॉरवर्ड वाइसिंग। तो इसको कहा गया हमने क्या, फॉरवर्ड वाइस। तो ये फॉरवर्ड वाइस होती है। रिवर्स वाइस क्या होती है, इसके जस्ट अपोजिट, पी सिरे को अगर हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें और एन सिरे को अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो वो हमारी रिवर्स वाइस होती है। यहाँ पर आंसर क्या है, फॉरवर्ड वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ट्रांजिस्टर का एक प्रकार है। ट्रांजिस्टर के प्रकार के बारे में पूछा गया है। ट्रांजिस्टर होते हैं हमारे दो प्रकार के, बाइपोलर ट्रांजिस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पी एन पी होता है एक हमारा और एक होता है एन पी एन, कुछ इस तरीके से ट्रांजिस्टर होते हैं। तो ऑप्शन को देख लेते हैं, पी एन पी एक ही बना हुआ है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो इलेक्ट्रोड वाले बल्ब को क्या कहा जाता है। दो इलेक्ट्रोड वाले, दो इलेक्ट्रोड हैं, ध्यान रखना इसमें, दो इलेक्ट्रोड है तो उसको क्या कहेंगे, डायोड कहते हैं। ट्रांजिस्टर में तीन होते हैं, एनोड और कैथोड, तो ये बैटरी के टर्मिनल हैं। तो इस तरीके से आंसर क्या होगा आपका, सेकंड ऑप्शन, ओ सॉरी फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड के कार्य करने की क्षमता निम्नलिखित विकल्पों में से किस पर निर्भर करती है। तो डायोड जो है वो किस पर वर्क कर रहा होता है, कौन सी इफेक्ट पर वर्क कर रहा होता है। तो डायोड इफेक्ट पर वर्क करता है, टेम्परेचर के इफेक्ट पर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी कि उसको रूम टेम्परेचर पर लेकर के आते हैं, तो उसमें बॉन्ड टूटने लगते हैं, जो उसके कोवैलेंट बॉन्ड हैं वो टूटेंगे, तो उसमें जो कैरियर्स हैं वो जनरेट होने लगते हैं, या फिर यूं कहा जाए कि कैरियर्स उसमें बढ़ने लगते हैं। तो उसी के बेस पर वो काम करता है और ये किस इफेक्ट को दर्शा रहा होता है, तो ये टेम्परेचर के इफेक्ट को दर्शा रहा होता है। यहाँ पर आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पी एन सेमीकंडक्टर में डोपिंग के लिए निम्नलिखित सामग्रियों में से किस एक का उपयोग किया जाता है। पी टाइप, सॉरी पी एन नहीं है, पी टाइप की बात की जा रही है। तो पी टाइप की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए, पी टाइप के लिए कई बार हम इस बात को दोहरा चुके हैं कि पी टाइप के लिए हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी का उपयोग करते हैं। ट्राईवैलेंट का मतलब जिस भी मटेरियल्स में हमारे
आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के अंतर्गत आते हैं। तो पी टाइप बनाना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए यूज़ की जाती है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका इंडियम। ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, इंडियम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड वाइसिंग में पी टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो एन टर्मिनल किससे जुड़ेगा। फॉरवर्ड वाइस की बात की गई है, ये वही बात है, फिर से रिपीटेड चीज है ये। तो पी टाइप को जब हम पी से जोड़ देते हैं यानी कि फॉरवर्ड वाइस में बैटरी के पॉजिटिव से, तो एन टाइप को हम नेगेटिव से जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाले सबसे सामान्य सोलर सेल का निर्माण निम्नलिखित में से किस तत्व से किया जाता है। जब हम सोलर सेल अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जो यूजफुल वाले सोलर सेल बनाए जाते हैं वो सिलिकॉन से बनाए जाते हैं, यहाँ पर आंसर होगा सी ऑप्शन। और आपको पता है कि सिलिकॉन जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली क्या है, सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय घटक नहीं है, पैसिव कंपोनेंट की बात की गई है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पैसिव कंपोनेंट, इनमें से कौन सा एक पैसिव कंपोनेंट नहीं है। तो पैसिव कंपोनेंट कौन सा नहीं है, डायोड नहीं है, बाकी इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर ये तीनों के तीनों पैसिव कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी त्रिसंयोजी अशुद्धि नहीं है। त्रिसंयोजी अशुद्धि की अगर बात करें तो कौन सी नहीं है, वो है हमारी यहाँ पर फॉस्फोरस। आपको बताया था कि फॉस्फोरस हो गया, ये आपका किस प्रकार की इम्प्योरिटी है, ये आपकी पेंटावेलेंट है। बाकी ये तीनों के तीनों आपकी त्रिसंयोजी अशुद्धियां हैं। तो याद रख लेना, अधिकतर हम इन्हीं का यूज़ करते हैं, बोरॉन, गैलियम और इंडियम, इन तीनों का हम ट्राईवैलेंट में यूज़ किया जाता है। बाकी हम फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं पेंटावेलेंट में। तो यहाँ पर आंसर पूछा गया है, नहीं में पूछा गया, तो यहाँ पर फॉस्फोरस आंसर होगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने डिस्कस कर लिए सेमीकंडक्टर मटेरियल से रिलेटेड। और अगर आप किसी भी टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के हैंड रिटन पीडीएफ नोट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके सभी प्रकार के टेक्नीशियन एग्जाम कवर हैं और ये आपकी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के अंतर्गत है। इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, जितने भी आपके टॉपिक हैं उन सभी को कवर करते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो इसके लिए आपको चार्ज पे करना होगा, जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से आपको ये सारी की सारी पीडीएफ फाइल भी प्राप्त होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।